लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जरा सोच कर देखिए, क्या होता अगर दाऊद मुंबई से भागा ही नहीं होता। क्या होता अगर दाऊद और छोटा राजन आज भी एक होते, उनके बीच दुश्मनी नहीं पनपी होती और वो दोनों एक साथ डी कंपनी को चला रहे होते तो क्या होता। देखिए, अगर ऐसा होता तो मुंबई में दाऊद इब्राहिम के वर्चस्व के बाद कोई और गैंग जन्म नहीं लेता और ना ही दाऊद की पकड़ मुंबई से कम होती। दाऊद की जो संपत्ति आज 50-60 हजार करोड़ है ना, वो कई लाखों करोड़ होती अगर ये दोनों एक साथ मिलकर डी कंपनी चला रहे होते। पर सच्चाई ये है कि दोनों आज अलग हैं और इन्हें अलग करने में सबसे बड़ा हाथ छोटा शकील का था। वो छोटा शकील जिसे डी कंपनी में राजन की जगह चाहिए थी, यानी गैंग में नंबर 2 की पोजीशन। और इसके लिए एक सिप पर होने वाली पार्टी में छोटा राजन को मारा जाना भी तय हो गया था। लेकिन ऐन मौके पर राजन को फोन आ गया और दुबई से वो भाग निकला। इसके बाद दुबई से लेकर बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया तक एक लंबी खूनी लड़ाई चली। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि दाऊद और छोटा राजन के बीच दुश्मनी का वो आगाज था जो आज तक जारी है। इसलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा भारत के 2 सबसे बड़े डॉन की, यानी दाऊद इब्राहिम वर्सेज छोटा राजन की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 और 1980 के दशक के बीच, जब दाऊद इब्राहिम और राजेंद्र सदाशिव निखलजे, जिसे हम छोटा राजन के नाम से जानते हैं, वो पहली बार मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखते हैं। दाऊद, जो एक पुलिस कांस्टेबल के घर पैदा हुआ था, अपने इलाके डोंगरी में बचपन से ही अपराध की दुनिया की तरफ खिंचता चला गया। दूसरी ओर छोटा राजन, जो चेंबूर के एक साधारण मराठी परिवार से था, वो सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक करके बेचने का काम करता था। यहीं से अपराध की दुनिया में उसने, आप कह सकते हैं कि डेब्यू किया था वो अपना। दाऊद और राजन का जो मिलन होता है वो तब होता है जब दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने कब्जे की शुरुआत कर देता है। उन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड पर पठान गैंग का कब्जा था, जो काफी हिंसक और ताकतवर थे। दाऊद ने इस गैंग को चुनौती दी और राजन उसके इस मिशन का हिस्सा बन गया। पठान गैंग को खत्म करने के लिए इन दोनों ने एक साथ काम किया और यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत भी हुई। हालांकि कहते हैं कि छोटा राजन पर दाऊद की नज़र तब गई जब टिकट ब्लैक करने के दौरान पुलिस आती थी और सभी भाग जाते थे। लेकिन छोटा राजन उस वक्त पलटकर पुलिस से लाठी छीनकर पुलिस वाले को ही पीट देता है। इसके बाद छोटा राजन के ऊपर दाऊद की नज़र पड़ती है। हालांकि इसके बाद भी कई और मुलाकातें होती हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती ही चली जाती है। धीरे धीरे दाऊद ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। सोने की तस्करी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रग्स के कारोबार में उसका दबदबा बनता चला गया। इस सफर में छोटा राजन उसका दाहिना हाथ बन गया। राजन ने न सिर्फ मुंबई में उसकी गतिविधियों को संभाला बल्कि दुश्मनों को सबक सिखाने का काम भी करता था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी आपराधिक साम्राज्य को खड़ा किया जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक के अंत तक दाऊद और राजन मुंबई के सबसे बड़े डॉन बन चुके थे। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन कहा जाता है कि जब सत्ता और पैसे का खेल होता है तो वहाँ दोस्ती ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। ऐसा ही हुआ दाऊद और राजन के भी बीच। 1990 का दशक आते आते दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसकी शुरुआत हुई जब दाऊद ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। राजन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि आईएसआई के साथ मिलकर काम करना भारत के खिलाफ एक कदम है। उसके अलावा दाऊद ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो राजन को नागवार गुजरे। इसमें से एक था अमर नाइक की हत्या। अमर नाइक जो है वो मुंबई में ही एक दूसरा गैंगस्टर था और उसका राजन के साथ पुराना जुड़ाव था, लेकिन दाऊद ने उसे मरवा दिया और यहीं से दोनों के बीच में एक, कहते हैं, शुरुआती अनबन जो है इसकी शुरुआत होने लगी। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था हसीना पारकर के पति की हत्या, यानी कि दाऊद की जीजा की हत्या, जिसके बाद बदला लिया जाना तय था और ये काम छोटा राजन को सौंपा गया। लेकिन छोटा राजन ने इस काम में पुलिस सुरक्षा को देखते हुए देरी बरती। तब छोटा शकील ने दाऊद का कान भरना शुरू कर दिया कि छोटा राजन वो बदला लेना ही नहीं चाहता है और दाऊद के मन में छोटा राजन के प्रति खटास भरनी शुरू कर दी।
इस तरह दोनों के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई और जिसका अंत हुआ 1993 में। 1993 में जब आईएसआई के साथ मिलकर दाऊद मुंबई में हमला करवा देता है और इस आतंकी घटना से पूरा देश कांप जाता है, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। इस ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया, जिसने आईएसआई और टाइगर मेमन के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था। राजन जो एक हिंदू था तो ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने न सिर्फ इसे एक आतंकी हमला बल्कि अपने देश के खिलाफ गद्दारी माना। मुंबई ब्लास्ट के बाद राजन जो डी कंपनी में दरकिनार हो रहा था, उसने दाऊद से अपना रिश्ता तोड़ लिया। उसने डी कंपनी को खुद से अलग कर लिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया। हालांकि वो देश में अपराध तो फैला रहा था, गैंग चला रहा था, एक्सटॉर्शन ले रहा था वो भी, लेकिन वो खुद को देश से बाहर की जो शक्तियां थी उनसे नहीं जोड़ रहे थे, जैसे कि आईएसआई और वो जिससे दाऊद नज़दीकियां बढ़ा रहा था, वो खुद को एक देशभक्त डॉन कहने लगा। उसने बैंकॉक, मलेशिया और इंडोनेशिया को अपना बेस बनाया। वहीं दाऊद ने कराची में शरण ली, जहां वो आईएसआई की सुरक्षा में था। अब मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ दाऊद जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और नेटवर्क के दम पर राज कर रहा था, आईएसआई उसका सपोर्ट कर रही थी। दूसरी तरफ राजन, जिसने खुद को एक राष्ट्रवादी डॉन के रूप में पेश करना शुरू किया और इंडियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ भी काम कर रहा था। बाद में राजन ने दाऊद के करीबी लोगों को भी निशाना बनाना शुरू किया। 1995 में उसने दुबई में दाऊद के सबसे खास साथी शरद शेट्टी की हत्या करवा दी। हालांकि ये जो हत्या प्लान किया गया था वो दाऊद के लिए ही किया गया था, लेकिन दाऊद की जगह शरद शेट्टी को ही मार दिया गया। यह दाऊद के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। फिर 1998 में दाऊद ने राजन को भी खत्म करने की योजना बनाई। उसने बैंकॉक में अपने साफ शूटर भेजे, जिन्होंने राजन पर हमला किया। इस हमले में राजन गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने चमत्कारिक रूप से अपनी जान बचा ली। वो अस्पताल से भाग निकला और इस घटना ने उसकी बहादुरी को एक नई पहचान दी अपराध की दुनिया में। 2000 के दशक में दाऊद और राजन के रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके थे। दाऊद अब पूरी तरह से पाकिस्तान में बस चुका था। आप समझ लीजिए कि इंडिया से भागा हुआ एक ऐसा डॉन जो पाकिस्तान के, आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की आड़ लेकर छुप रहा था और ड्रग्स, नकली नोटों और हथियारों की तस्करी में लगा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई कहानियों में बताया। लेकिन दूसरी ओर राजन ने खुद को भारत का सहयोगी दिखाना शुरू कर दिया। उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों को दाऊद के नेटवर्क के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। उसने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि वो अब देशभक्त है और दाऊद के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ काम कर रहा है। दाऊद को मारने की कई कोशिशें उसने की भारतीय एजेंसी के साथ मिलकर, जिसकी कई कहानियां मैं चैनल पर सुना चुका हूं। हालांकि छोटा राजन भारत से काफी समय तक दूर रहा भारतीय पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि वो एक अपराधी भी था। लेकिन साल 2015 में राजन को इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसे भारत लाया गया और तब से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। आज वो कई मामलों में दोषी पाया जा चुका है और जेल में ही अपनी सजा काट रहा है। वहीं दाऊद अभी भी कराची में छिपा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन दाऊद है तो वही। हालांकि उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की खुफिया एजेंसियों की एक्टिवनेस की वजह से जो उसकी गतिविधि है दाऊद की, वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अगर वो खुले में आकर कुछ करता है तो वो मारा जाएगा। अब आज की तारीख में मुंबई में अंडरवर्ल्ड न के बराबर है। दाऊद और राजन की लड़ाई भी अब पहले के मुकाबले थम गई है। दाऊद पाकिस्तान में है और डी कंपनी के लिए नया उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। वहीं दूसरे ओर राजन का गैंग पूरी तरह खत्म ही हो चुका है। ऐसे में हम कहने को कह तो सकते हैं कि अगर ये दोनों एक होते तो आज पूरे मुंबई में उनका राज होता। लेकिन सच्चाई यही है कि अब मुंबई में नए गैंग जो है वो अपना पांव पसार रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड और उनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप हुसैन जैदी साहब की किताबें पढ़ सकते हैं, जो कि दाऊद के ऊपर है, मुंबई के माफिया क्वींस के ऊपर है और दाऊद को बनाने वाले मेंटर के ऊपर है। इन सभी के बारे में आप उनकी किताबों में पढ़ सकते हैं। आपको एक पर एक दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने को मिलेगा। मैं भी पढ़ता हूँ और काफ़ी कुछ नया सीखता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन में उसका लिंक भी है, तो आप वहाँ से वो किताबें मंगवा सकते हैं। हालांकि आप सच्ची क्राइम की कहानी के साथ साथ
फिक्शन क्राइम स्टोरी भी पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि काल्पनिक क्राइम की कहानी, तो मैंने एक किताब लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर, वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। और आज की इस कहानी में बस इतना ही। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो कहानी लेकर आऊँ वो आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.